Hello everyone. We have already completed the first chapter of class 12th. Now from today onwards we are going to proceed towards the second chapter, which is sexual reproduction in flowering plants. So let's see what we have to study in the next chapter. So what is the next chapter? The next chapter is sexual reproduction in flowering plant. Okay, तो आज से हम लोग ये नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी इसमें नई टर्म्स मिलेंगी आपको पढ़ने को, काफ़ी डिफ़िकल्ट टर्म्स भी मिलेंगी, तो इट विल बी गोइंग टू इंटरेस्टिंग। तो आज से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, श्री गणेश करते हैं इसका, ठीक है। तो इससे पहले आपने क्लास 11th में स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ा होगा, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है और गैमेट्स की फॉर्मेशन यहाँ पर फ्लावर्स में हो रही है। तो हम लोग सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? तो फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे। 11th में काफ़ी डिटेल पढ़ा था हम लोगों ने फ्लावर्स के बारे में, तो उसी को थोड़ा सा हम लोग रिपीट करेंगे, अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालेंगे और स्टडी करेंगे कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं किसी भी फ्लावर के पार्ट्स। तो देख सकते हैं आप कि हम अगर नीचे से शुरू करते हैं, दैट इज़ फ्रॉम द फर्स्ट रोल, पहले लेयर से हम स्टार्ट करते हैं, तो टोटली एक फ्लावर के पास कितने रोल्स होते हैं, कितनी लेयर्स होती हैं? तो 1 2 3 एंड 4। तो नंबरिंग मैंने पेंसिल से कर रखी है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो थोड़ा सा फोकस में लेते हैं इसको, आइए, ठीक है। हाँ, ये तो देखिए, सबसे पहले आउटर मोस्ट रोल, जो सबसे बाहर का जो लेयर होता है, उसको हम सेपल्स कहते हैं। सेपल्स, द ग्रुप ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड व्हाट? कैलिक्स। रोल ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड कैलिक्स। तो सेपल्स जो है वो आउटर मोस्ट रोल हो गया। देन द सेकेंड रोल इज कोरोला। सेकेंड रोल जो है वो कोरोला हो गया, विच इंक्लूड पेटल्स। थर्ड रोल किसका होता है? तो थर्ड रोल होता है एंड्रोसियम का। एंड्रोसियम इज ग्रुप ऑफ स्टेमिन। एंड्रोसियम क्या है? तो एंड्रोसियम जो है वो स्टेमिन का ग्रुप होता है। स्टेमिन का ग्रुप जो होगा उसको हम एंड्रोसियम कहते हैं। और इससे पहले भी आपको मालूम होगा कि जो लास्ट और इनर मोस्ट रोल होता है वो गाइनोसियम, दैट इज व्हाट? ग्रुप ऑफ पिस्टल कह सकते हैं आप, ग्रुप ऑफ कार्पेल कह सकते हैं। तो इसका जो इनर मोस्ट लेयर होता है उसको हम गाइनोसियम कहते हैं। तो टोटली कितने रोल्स हो गए? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। Calyx consists of roll of sepals, corolla consists of roll of petals, androsium consists of roll of stamen यानी कि मेल पार्ट, and gynosium consists of roll of carpels या pistils यानी कि फीमेल पार्ट्स का जो ग्रुप होता है वो। तो इतना तो हम 11th में जानते थे, मुझे उम्मीद है कि इससे ज़्यादा ही जानते थे। तो अब हम बात करें अगर इसके बारे में, तो हम एक एक पार्ट से थोड़ा सा डिटेल में, थोड़ा सा क्या, काफ़ी डिटेल में पढ़ना है इस बार हम लोगों को। तो देखें अगर हम, तो प्लांट्स में जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जो फ्लोरल पार्ट्स हैं उनको हम दो ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो एसेसरी रोल। रोल मतलब क्या होता है? ग्रुप या सर्कल आप कह सकते हैं। तो एसेसरी रोल और एसेंशियल, या फिर आप इसको कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव रोल। एसेसरी रोल्स, ये वो रोल होता है जो कि डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, यानी कि ये कोई गैमेट फॉर्मेशन तो नहीं करता है, लेकिन फिर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिप्रोडक्शन में। ये सपोर्ट करता है रिप्रोडक्शन को किसी न किसी तरीके से। तो एसेसरी रोल्स इंक्लूड कैलिक्स, दैट इज ग्रुप ऑफ सेपल्स, और कोरोला, दैट इज ग्रुप ऑफ पेटल्स। कैलिक्स और कोरोला का जो ग्रुप होता है वो एसेसरी है, यानी कि यहाँ गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो रही, लेकिन फिर भी रिप्रोडक्शन में ये सपोर्ट करता है। और इधर आप देखिए तो एसेंशियल यानी कि रिप्रोडक्टिव। तो रिप्रोडक्टिव रोल जो है वो इंक्लूड करेगा क्या? वो इंक्लूड करेगा एंड्रोसियम, दैट इज ग्रुप ऑफ स्टेमेन, एंड गाइनोसियम, दैट इज ग्रुप ऑफ पेटल्स। तो दो रोल हो गए, एसेसरी रोल्स एंड एसेंशियल यानी कि रिप्रोडक्टिव रोल्स। तो आज की इस टर्म में, यानी आज की इस क्लास में हम लोग इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे कि कौन सा पार्ट क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो उसमें सबसे पहला पार्ट यानी आउटर मोस्ट रोल जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। तो आउटर मोस्ट रोल इज कॉल्ड कैलिक्स। और ये के साथ जनरली सेपल्स, यानी कि ये क्या है? कैलिक्स इज अ ग्रुप ऑफ सेपल्स, और सेपल्स जर्नली ग्रीन कलर होते हैं। जर्नली ग्रीन कलर होते हैं, ध्यान दीजिएगा, हमेशा ग्रीन होंगे कोई जरूरी नहीं है।
लास्ट ईयर हम लोगों ने एक टर्म पढ़ी थी पेरियंथ। पेरियंथ में जो सेपल्स और पेटल्स होते हैं वो एक ही कलर के हो जाते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि नॉन ग्रीन भी हो, बट बेसिकली ये कैसा होता है तो ग्रीनिश होता है, तो इसलिए हम उसको ग्रीनिश लेके चल रहे हैं। आउटर मोस्ट रोल ऑफ सेपल्स, ये सेपल्स का आउटर मोस्ट रोल होता है। ग्रीन इन कलर एंड प्रोवाइड क्या फंक्शन करता है ये, तो प्रोवाइड प्रोटेक्शन। देखिए इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया इसका, ये प्रोटेक्शन देता है। किसको प्रोटेक्शन देता है? जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, जो इसके अंदर जितनी भी लेयर्स हैं कैलिक्स के बाद कोरोला वगैरह जो है, उनको ये प्रोटेक्शन देने का काम करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है जब वो अभी पूरी तरह से ओपन नहीं हुआ होता है वो, और उसके बाद भी वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कभी कभी तो ये फ्रूट्स तक रहता है। तो आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्या होगा? तो नेक्स्ट होगा कैलिक्स के बाद ऑब्वियसली नेक्स्ट होगा क्या? तो नेक्स्ट होगा कोरोला, है ना। तो कोरोला क्या होता है भाई? कोरोला ग्रुप, ये फ्लावर्स का जो मेन पार्ट हो गया। मेन रिप्रोडक्शन के बेसिस पे हम नहीं कह रहे हैं, मेन मतलब उसकी अपीयरेंस के बेसिस पे कह रहे हैं। हम लोगों के लिए अगर हम देखें तो हमें क्या दिखता है उसका? तो पेटल्स, हमें कोई भी फ्लावर क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि बड़ा ब्राइट कलर होता है, बड़ा सुंदर दिखता है ना। तो वो सुंदर दिखता है, उसकी सुंदरता को दिखाने के लिए वो किसका सपोर्ट लेता है? तो वही पार्ट है जिसको हम कोरोला कहते हैं। द सेकेंड रोल ऑफ ब्राइटली कलर्ड पेटल्स। पेटल्स होती हैं, इसमें पंखुड़ियाँ होती हैं जो कि ब्राइटली कलर्ड होंगी, और यही उसको कलर जो है उसको अट्रैक्शन देता है, ताकि वो पॉलिनेशन के लिए पॉलिनेटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, अपनी तरफ खींच सके। और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे वो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है, बट उसके बारे में तो हम स्टडी करेंगे फिर से। फिलहाल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी? सिर्फ और सिर्फ कोरोला की। तो देखिए क्या है कोरोला? कोरोला सेकेंड रोल ऑफ ब्राइटली कलर्ड पेटल्स। ब्राइटली कलर्ड पेटल का सेकेंड रोल होता है मेक्स द फ्लावर अट्रैक्टिव फॉर पॉलिनेटर्स। फ्लावर्स को क्या करता है? पॉलिनेटर्स के लिए अट्रैक्टिव बनाता है। तो ये काम किसका हो गया? कोरोला का हो गया। तो ये दो मेन पार्ट हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखें तो अगले पार्ट की तरफ। तो हम एंड्रोसियम और गाइनोसियम, ठीक है। एंड्रोसियम और गाइनोसियम क्या है? तो एंड्रोसियम और गाइनोसियम रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, तो दोनों को तो हम एक साथ स्टडी नहीं कर सकते, काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए हम इसको अब पार्शियली पढ़ेंगे। तो आज हम लोग, आज के इस वीडियो में हम लोग का मेन फोकस जो है वो होगा एंड्रोसियम के ऊपर, कि एंड्रोसियम क्या है। तो एंड्रोसियम क्या है अभी तक तो आप समझ ही चुके होंगे। एंड्रोसियम इज व्हाट? इट इज ग्रुप ऑफ स्टेमन, दैट इज मेल पार्ट का ग्रुप होता है। मेल पार्ट का ग्रुप होता है। मेल गैमेट जो कि पॉलन ग्रेन है आर प्रोड्यूस्ड इन द लोब्स ऑफ एंथर। एंथर के लोब्स में प्रोड्यूस होता है। तो इसके लिए हमें, इस पूरी चीज को समझने के लिए हमें इसके स्ट्रक्चर को समझना होगा। देखिए ये एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है मैंने आपके सामने, और ये स्ट्रक्चर किसका है? आइए देखिए, थोड़ा सा डिटेल फोकस में लेते हैं इसको। तो ये स्ट्रक्चर किसका है? ये स्ट्रक्चर है कंप्लीट स्टेमिन का। तो ये कंप्लीट स्टेमिन जो है, ये इसके ऊपर जो ब्रॉड स्ट्रक्चर है ऊपर, ये ब्रॉड स्ट्रक्चर है एंथर, और इस एंथर को एक पतली सी लाइन से जोड़ा गया है। पतली सी डंडी होती है जो उसको ज्वाइन करती है फ्लावर के साथ। तो वो जो फ्लावर के साथ इसको ज्वाइन करती है वो क्या होता है? फिलामेंट होता है। और बीच में इसमें एक स्टेराइल टिश्यू, क्या है? तो स्टेराइल टिश्यू। देखिए यहाँ पे ये पूरा का पूरा ये जो पार्ट है ये क्या है? एंथर है। और ये जो दो लोब्स हैं, दो पार्ट हैं एंथर के, उनको आपस में जो ज्वाइन करता है स्टेराइल टिश्यू। स्टेराइल मतलब नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यू की एक लेयर होती है जिसको हम कनेक्टिव कहते हैं। तो कनेक्टिव का क्या काम है? लोब्स ऑफ एंथर को ज्वाइन करना, आपस में ज्वाइन करने का काम करता है। और इधर ये फिलामेंट है, तो फिलामेंट एक डंठल होती है, डंडी की तरह होती है। क्या फंक्शन हो गया फिलामेंट्स का? तो फिलामेंट का फंक्शन होता है कि इस स्टेमिन को एक प्रॉपर हाइट पहुंचा सके, मतलब इस स्टेमिन को एक प्रॉपर हाइट तक लेकर के जा सके। किस हाइट तक जाना चाहिए उसके फ्लावर को? मतलब अगर जो फिलामेंट है वो बहुत बड़ा होगा तो एंथर फ्लावर के बाहर तक हैंग करेगा, और अगर वो फिलामेंट छोटा होगा तो एंथर विल बी डीपली लोकेटेड इनटू द फ्लावर। तो दैट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ फिलामेंट। तो प्रॉपर लेंथ प्रोवाइड करना एंथर को, प्रॉपर एक्सपोजर प्रोवाइड करना एंथर को, ये मेन फंक्शन होता है। किसका मेन फंक्शन होता है? फिलामेंट का, ठीक है। तो कनेक्टिव समझ में है ना क्या है कनेक्टिव? कनेक्टिव इज व्हाट? इट इज अ ग्रुप ऑफ स्टेराइल टिश्यू दैट कनेक्ट्स द लोब्स ऑफ एंथर। लोब्स ऑफ एंथर,
लोब्स ऑफ एंथर देखिए यहाँ पे, तो उसी को हम लोगों ने भाई एंथर लोब्स के बेसिस पर एंथर दो तरह का होता है, लास्ट ईयर पढ़ा था हम लोगों ने। अगर किसी भी एंथर में सिर्फ सिंगल लोब होता है तो वो मोनोथिकस है। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर ये देख रहे हैं ना, ये एक लोब होता है और ये एक लोब। कितने लोब्स हैं इसमें? दो लोब्स प्रेजेंट है ना, लेबल किया है मैंने, देखिए यहाँ पे लोब्स या फिर थीका। हाउ मेनी लोब्स आर देयर? तो देयर आर टू लोब्स, दो लोब्स प्रेजेंट हैं, इसलिए हम इस एंथर को क्या कहेंगे? डाइथीकस एंथर, यानी कि बाई लोब्ड एंथर। बाई लोब्ड एंथर कह सकते हैं, दो लोब्स वाला एंथर, या फिर डाइथीकस मतलब दो थीका वाला एंथर। हाउ मेनी थीका? दो थीका हैं। एक थीका के अंदर दो पोलन सैक होते हैं। ऑल ओवर कितने पोलन सैक? ये जो सर्कल है ना, ये पोलन सैक है, इसी के अंदर पोलन ग्रेन बनता है। तो कितने पोलन सैक है? एक, दो, तीन, चार, तो चार पोलन सैक हो गए। दिस वन इज द स्ट्रक्चर, एक कट किया हुआ स्ट्रक्चर है किसका? डाइथीकस एंथर का। तो क्लियर हो गया? डाइथीकस एंथर मतलब एंथर हैविंग टू थीका। अगर एक थीका होगा तो क्या कहेंगे उसको? मोनोथीकस एंथर कहेंगे। तो मोस्टली ज़्यादातर फ्लावर्स में डाइथीकस एंथर मिलता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर स्टडी किया हुआ है किसके बारे में? डाइथीकस एंथर के बारे में स्टडी किया है। पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, आगे बढ़ना है। अब आगे बढ़ के हमें देखना है इस डाइथीकस एंथर का जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर, वो इंटरनली उसका सेलुलर स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन कौन से सेल हैं और क्या फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हैं हम लोग, ध्यान से समझिएगा। हम लोग एंथर के इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ने जा रहे हैं, उसके सेलुलर स्ट्रक्चर को पढ़ने जा रहे हैं। तो ये देखते हैं। सॉरी फॉर दैट। अब देखिए यहाँ पे, तो ये हो गया एक एंथर का स्ट्रक्चर, एक एंथर का टॉप मोस्ट व्यू हम लोग देख रहे हैं एंथर का, ठीक है। तो देखिए, चलिए मान लेते हैं कि ये एंथर का स्ट्रक्चर जो है, तो मैंने कहा आपको कि हम लोग किस एंथर किसका पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ेंगे बाइलोब्ड यानी कि डाइथीकस एंथर। वो एंथर जिसमें कितने थीका होते हैं? दो थीका होते हैं, उसके बारे में पढ़ लेते। तो चलिए हम मान लेते हैं ये पूरा जो एरिया है ये एक थीका को शो कर रहा है, यानी एक लोब को शो कर रहा है, और ये यहाँ से यहाँ एक लोब को शो करेगा। टोटल कितने हो गए? दो लोब हो गए। इन दो लोब्स को जो सेपरेट करता है, ये देखिए ये बीच में एक लाइन मैंने बनाई हुई है, तो ये पूरी एक लाइन होती है जो इनको अलग करती है, इनका एक दीवार की तरह होती है, पूरी एक लेयर होती है जो इनको सेपरेट करती है। वो कैसे टिश्यू की होती है? तो दैट इज मेड अप ऑफ स्टेराइल टिश्यू, और उसको हम क्या कहते हैं? कनेक्टिव। तो कनेक्टिव इज डूइंग व्हाट? इट इज सेपरेटिंग द टू लोब्स, दो लोब्स को आपस में सेपरेट करता है। फिर देखेंगे अगर हम, तो जो थीका यानी कि जो आप कह सकते हैं जो एंथर है, एंथर की जो वॉल होती है उसमें टोटली 4 लेयर होती हैं। कितनी लेयर होती हैं? 4 लेयर होती है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टैप्टम। फिर से एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टैप्टम। तो कितनी लेयर हो गई? 4 लेयर हो गई। फिगर से देखें इसको एक बार, तो जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, जो सबसे बाहर की जो लेयर होती है किसकी? एंथर की, उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। जो सेकेंड लेयर होती है उसको हम एंडोथीसियम कहते हैं, और जो इनर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, मिडिल लेयर छोड़िए, जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको हम टैप्टम कहते हैं। ठीक, देखिएगा यहाँ पे टैप्टम कौन सी लेयर है? ये जो सर्कल बना हुआ है इसके बाहर जो ये लेयर है इसको हम टैप्टम कहते हैं। तो कितनी लेयर हो गई? 3। और एंडोथीसियम और टैप्टम के बीच का जो पूरा एरिया होता है उसको हम मिडिल लेयर कहते हैं, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, सेकेंड लेयर एंडोथीसियम, इनर मोस्ट लेयर टैप्टम, एंड द रीजन बिटवीन एंडोथीसियम एंड टैप्टम इज नोन एज मिडिल लेयर, तो उसको हम मिडिल लेयर कहते हैं। और टैप्टम जो है, ये जो आप सर्कल देख रहे हैं, ये क्या हो गया? तो ये पोलन सैक है, और इसके अंदर जो सेल भरे होते हैं, इसके अंदर जो टिश्यू भरे होते हैं उसको हम स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू होता है जो कि बाद में जाकर के पोलन ग्रेन बनता है। अब ये देखिए, यही पोलन ग्रेन यहाँ पर इसके अंदर बनेगा, और यहाँ से ये ब्रेक हो जाता है, ये ब्रेक होता है यहाँ से, और यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा, और पोलन ग्रेन यहाँ से टूट करके यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तो ये वो पॉइंट है, ये जो एरो शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है कि ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जो जहाँ से कि ये जो एंथर है वो फट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, हिंदी में कहते हैं चटक जाएगा, और वहाँ से पोलन ग्रेन बाहर निकल जाते हैं, सरफेस पे आते हैं और फिर ट्रांसफर हो जाते हैं। दैट इज पॉइंट ऑफ डाइहेंस, वो पॉइंट ऑफ डाइहेंस है।
तो अब इसी स्ट्रक्चर को अगर हम इस तरीके से देखें, आइए देखिए कुछ तो ऐसा दिखेगा ये, ठीक है, कैसा दिखेगा, हाँ, तो इस तरह का हम सेलुलर स्ट्रक्चर देख रहे हैं। देखिए ये आउटर मोस्ट लेयर, तो आउटर मोस्ट लेयर क्या है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के जो सेल हो या एपिडर्मिस जो है ना, वो सिंगल सेल की लेयर होती है, मतलब एक ही लेयर होती है सेल्स की, सिंगल लेयर होती है ये पूरी पूरी। और इसमें सेल जो होते हैं वो बहुत टाइटली पैक होते हैं, उनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती। जी हाँ, इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती। और जो सेल होंगे वो बैरल शेप होते हैं। और एपिडर्मिस के जस्ट बाद जो सेकेंड लेयर आएगी वो कौन सी होगी, वो होगी एंडोथीसियम। तो उसी की तरह एंडोथीसियम भी जो है वो टाइटली पैक सेल्स की सिंगल लेयर होती है, एक सिंगल लेयर होती है ये भी। फिर थर्ड लेयर कौन सी आ जाएगी, मिडल लेयर। तो देख सकते हैं थर्ड और फोर्थ जो लेयर बनी हुई है यहाँ पे, ये मिडल लेयर है। एक्चुअली मिडल लेयर जो है वो 3 से 4 लेयर होती हैं इसमें, 3 से 4, यहाँ पर 2 शो की हैं, तो होती कितनी है, 3 से 4 लेयर होती हैं इसमें। आउटर जो है वो सिंगल सिंगल लेयर है और ये 3 से 4 लेयर होती है। फिर उसके बाद आता है एक लेयर जो कि टेप्टम का होता है। तो ये टेप्टम की पूरी लेयर हो गई। और ये अंदर जो सेल होंगे वो कौन से हैं, तो वो सेल होंगे स्पोरोजिनस टिश्यू के। समझ में आ रही बात ना। तो ये सेल कौन से हैं, ये स्पोरोजिनस टिश्यू के ये सेल हो गए। अब आप देख सकते हैं इसमें न्यूक्लियस बना हुआ है, ये न्यूक्लियस है। तो जो टेप्टम के सेल होते हैं वो न्यूक्लियस, उसमें काफ़ी बड़े न्यूक्लियस होते हैं, काफ़ी डेंस साइटोप्लाज्म होता है। क्या फंक्शन ये करते हैं, आइए तो इसके बारे में हम जानते हैं कि ये क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर देख लिया सबने, स्ट्रक्चर समझ में आया ना। उसी स्ट्रक्चर को हम समझेंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले एंथर वॉल, एंथर वॉल जो पूरी वॉल है, 4 लेयर हैं वो कंप्लीटली, उनको मिला करके हम एंथर वॉल यहाँ पे नाम दे रहे हैं। तो एंथर वॉल इट कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स, 4 लेयर कंसिस्ट करता है। कौन कौन सी, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, टैप्टम। ठीक है ना, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर एंड टैप्टम, 4 लेयर, और चारों को कंबाइन हम क्या कहते हैं, एंथर वॉल कहते हैं। क्या करते हैं ये, तो ये प्रोटेक्शन करते हैं, एंथर को प्रोटेक्शन देते हैं। डाइहेंस ऑफ एंथर, एंथर को डाइहेंस यानी कि ब्रेक होने में ये हेल्प करते हैं, ताकि ये ब्रेक हो सके और पॉलन ग्रेन रिलीज हो सके, फिर ट्रांसफर हो सके। ठीक है, अच्छा, तो अब इसमें हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे, एपिडर्मिस वगैरह के बारे में देखते हैं। देखिए, तो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस क्या था, एपिडर्मिस अभी भी तो बताया मैंने आपको, एपिडर्मिस क्या है। तो एपिडर्मिस इज आउटर मोस्ट लेयर, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है विच इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर, जो कि एक सिंगल लेयर की बनी हुई होती है। ठीक है, तो outermost layer, outermost single layer wall of anther, it consists of tightly packed barrel shaped cells। तो ये outermost layer होती है, सिंगल लेयर है, tightly packed cells होते हैं, बैरल शेप यानी कि कह सकते हैं आपकी सिलेंड्रिकल शेप सेल्स जो है वो उसमें प्रेजेंट होते हैं। और फंक्शन क्या है, वही तो प्रोटेक्शन देना, डाइहेंस करना, सबका फंक्शन यही होगा। ठीक है, फिर आते हैं हम एंडोथीसियम, सेकेंड लेयर है। तो अब इसमें हम काफ़ी सारी नई चीज़ें भी जानेंगे। तो एंडोथीसियम जो सेकेंड लेयर होती है, जो कि एपिडर्मिस के बाद लोकेटेड, इट इज़ द सेकेंड मोस्ट लेयर लोकेटेड बिलो एपिडर्मिस। इट इज सिंगल लेयर्ड वॉल ऑफ एंथर, एंथर की सिंगल लेयर्ड वॉल होती है। फिर अगर देखें, द सेल्स ऑफ एंडोथीसियम आर रेडियली अरेंज, रेडियली अरेंज मतलब क्या होता है ना, कि वो जो अरेंजमेंट है, ठीक है, जो अरेंजमेंट है यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर मान लीजिए ये लेयर हो गई तो उसमें अरेंजमेंट इस तरह से होती है। ठीक है, जैसे रेडिएशन आते हैं ना बाहर की तरफ, तो इस तरह से अरेंज होते हैं, इसको हम रेडियल अरेंजमेंट कहते हैं, है ना। और वहीं पर अगर हम देखें एपिडर्मिस का, तो एपिडर्मिस समझिए कैसे होते हैं। देखिए एपिडर्मिस अगर है तो उसमें जो सेल्स होंगे वो इस तरह से अरेंज होते हैं, ठीक, बैरल शेप सेल्स। तो दोनों में अंतर है, ये क्या है, तो ये नॉन रेडियल है और ये रेडियल है। तो एंडोथीसियम के जो सेल होंगे वो इस तरह से, यानी कि कैसे अरेंज होंगे, रेडियल अरेंजमेंट, इसी को रेडियल अरेंजमेंट कहते हैं। तो रेडियली अरेंज एंड कंसिस्ट ऑफ थिकनिंग ऑफ कैलोज, ये ध्यान देना, यहाँ पर अंडरलाइन किया मैंने यहाँ पे, क्या होता है इसमें, तो कैलोज की एक लेयर होती है। एंडोथीसियम के जो सेल होते हैं ना, उनमें कैलोज की एक लेयर होती है, ध्यान देना है कैलोज वर्ड के बारे में, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग। कैलोज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो कैलोज, और ये कैलोज ही है जो कि एंथर के डाइहेंस होने में, उसके ब्रेक होने में हेल्प करता है। इट इज डाइहेंस, इट हेल्प इन डाइहेंशन ऑफ एंथर वॉल एट द पॉइंट ऑफ डाइहेंसन, पॉइंट ऑफ डाइहेंसन में ये हेल्प करता है।
ठीक है। जरा सा अगर हम देखें कि कैसे डायहेंशन होता है, थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं ना, कैसे डायहेंशन होता है। तो देखिए डायहेंशन वाला काम कैसे होता है ना, तो देखिए यहाँ पर ये फिगर में अगर देखें यहाँ पे, तो ये जो एंथर की जो वॉल है, ठीक, ये जो एपिडर्मिस है, एंडोथीसियम है, तो ये जो पॉइंट ऑफ डायहेंशन होता है उसको छोड़ के बाकी पूरी लेयर जो होती है, बाकी पूरा जो एंथर वॉल होता है वो फाइब्रस हो जाता है, बल्कि यहाँ पे नहीं होता। बस कहाँ पे, पॉइंट ऑफ डायहेंशन पे फाइब्रस नहीं होता, मतलब पॉइंट ऑफ डायहेंशन पे फाइब्रस नहीं होता, बाकी पूरा एरिया कैसा हो जाएगा, फाइब्रस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर वो अलग हो जाता है, डायहेंस हो जाता है। तो इस तरह से डायहेंशन होता है उसका, ठीक है। चलिए वेरी गुड। अब आते हैं हम लोग किसके ऊपर, तो मिडिल लेयर के ऊपर, ठीक। एंडोथीसियम समझ में आ गया ना, इसमें कैलोस की थिकनिंग होती है और डायहेंशन में मदद करता है, सेकेंड मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। कैलोस समझ लिया, आगे फिर और भी समझेंगे कैलोस के बारे में, बट यहाँ पर कैलोस क्या कर रहा है, उसके डायहेंशन में मदद कर रहा है। मिडिल लेयर 3 से 4 सेल्स की ये लेयर होती है, 3 से 4 लेयर्ड होता है, टाइटली पैक सेल्स होते हैं, दैट्स इट। अब आते हैं हम लोग टैप्टम के ऊपर। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं टैप्टम पे, तो ध्यान से पढ़िएगा टैप्टम के बारे में, बहुत सारे क्वेश्चन टैप्टम से आते हैं। देखा गया 1 मार्क्स क्वेश्चन और जो भी हैं वो काफ़ी सारे टैप्टम पे क्वेश्चंस देखे गए हैं। तो टैप्टम क्या है, इनर मोस्ट लेयर है, चौथी में सबसे अंदर की जो लेयर होती है वो टैप्टम है। टैप्टम इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल। इट सराउंड्स द स्पोरोजिनस टिश्यू। ये देखा था फिगर में आपने कि वो स्पोरोजिनस टिश्यू को सराउंड करता है, उसको पूरा कवर करके रखता है। इस वजह से ये क्या करता है, तो स्पोरोजिनस टिश्यू को ये नरिशमेंट देता है। ये वो टिश्यू है जो बाद में पोलन ग्रेन बनेंगे, तो स्पोरोजिनस टिश्यू को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड नरिशमेंट। सिर्फ यही फंक्शन नहीं है, और भी फंक्शन है इसके। ये कुछ एंजाइम्स की सेक्रीशन करता है और ये सेक्रेटरी फंक्शंस भी हैं इसके। सेल्स ऑफ टैप्टम आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। एक बड़ी खास बात हो गई कि जो टैप्टम के सेल होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, उसमें कई सारे न्यूक्लियस होते हैं और एक थिक साइटोप्लाज्म होता है, जिसकी वजह से ये उसको नरिशमेंट दे पाता है। ध्यान देंगे यहाँ पे कि इसके ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कैसे हो जाता है। कैरियोकाइनेसिस तो होता है इसमें, कैरियोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस मतलब जो न्यूक्लियस है वो तो डिवाइड करेगा, बट उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करता, साइटोकाइनेसिस नहीं होता। इस वजह से एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाते हैं और साइटोप्लाज्म में डेंस होता है, सो ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। फिर आते हैं हम यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू। कई बार हमने बात इसमें देखा, तो स्पोरोजिनस टिश्यू यानी कि स्पोरोसाइट्स सेल्स, स्पोरोसाइट्स साइट्स मतलब क्या होता है, सेल्स। तो स्पोरोसाइट्स का हम डिस्कशन करेंगे। तो ये डिप्लॉइड सेल होते हैं जो कहाँ फिल्ड होते हैं, पोलन सैक के अंदर। दे आर डिप्लॉइड सेल्स फिल्ड इन माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम किसको कहते हैं, पोलन सैक को कहते हैं। वो प्लेस जहाँ पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोर बनते हैं वो माइक्रोस्पोरेंजियम हो गया। तो माइक्रोस्पोरेंजियम सराउंडेड बाय टैप्टम, टैप्टम उसको सराउंड कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। दीज अंडरगो मियोसिस, और ये स्पोरोजिनस जो टिश्यू हैं वो मियोसिस करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, माइक्रोस्पोर्स, यानी कि पोलन ग्रेन बनते हैं। यही वो सेल है स्पोरोजिनस टिश्यू जो आगे जा करके पोलन ग्रेन बनेंगे। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ये स्पोरोजिनस टिश्यू जो हैं ये किससे ऑरिजिनेट हुए हैं, तो ये ऑरिजिनेट हुए हैं आर्चीस्पोरियल सेल्स से। आर्चीस्पोरियल सेल्स, तो उतना डिटेल हम लोग नहीं जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के बारे में। 5 क्वेश्चंस टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किया, तो 5 क्वेश्चंस तो बनते ही हैं भाई। पहला क्वेश्चन, हाउ डज डायहेंशन ऑफ एंथर टेक्स प्लेस। मैंने एक्सप्लेन किया है वीडियो में कैसे एंथर का डायहेंशन होता है, देखिए और समझिए उसको। व्हाट आर एसेसरी पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स। एसेसरी पार्ट्स ऑफ फ्लावर क्या है और ये किस तरह से रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, हाउ डू दे हेल्प इन रिप्रोडक्शन। हाउ डू द सेल्स ऑफ टैप्टम गेट मल्टी न्यूक्लिएटेड। जो टैप्टम के सेल्स होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड कैसे हो जाते हैं। राइट द फंक्शन ऑफ टैप्टम, टैप्टम के फंक्शंस लिखिए, कम से कम 3 फंक्शन लिखिए। एक मैंने वीडियो में लिखा हुआ है और बाकी आपको बताया था कि एंजाइम सेक्रीशन है, तो वो थोड़ा सा आप ढूंढ करके इसको देखिए तो क्या है। और लास्ट में हम लोगों ने एक वर्ड जो थोड़ा सा डिस्कस किया था, आर्चीस्पोरियल सेल, इसके बारे में भी आपको ढूंढना है, व्हाट आर आर्चीस्पोरियल सेल्स। तो टोटल 5 क्वेश्चंस हो गए, ओके ठीक है, थैंक यू। सबसे पहले तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बाय।